नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर है गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर। कल जो विकास दुबे आराम से बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए उज्जैन में गिरफ्तार हो गया था, वो आज कानपुर में पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करते हुए बहुत ही नाटकीय ढंग से एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद आम लोगों का एक बड़ा वर्ग और 2 जुलाई को शहीद हुए 8 पुलिस वालों के परिवार खुश हैं। उस दिन के शूटआउट के एक हफ्ते में ही विकास दुबे सहित 6 बदमाश मारे गए, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और यह भी सच है कि विकास दुबे के साथ उसे संरक्षण देने वालों के बहुत सारे राज हमेशा के लिए दफन हो गए। आज हम इस एनकाउंटर के हर एक पहलू का गहरा विश्लेषण करेंगे। इसे देखकर आपको विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़े अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि विकास दुबे जैसे गैंगस्टर राजनीति की कौन सी प्रयोगशाला से निकलते हैं और फिर कैसे एनकाउंटर वाले फॉर्मूले से उनका अंत होता है। अच्छी खबर यह है कि भारत और चीन के तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी हो गई है। यह सूचना अमेरिकी कंपनी बोइंग ने दी है। भारत के 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की अंतिम खेप जून के आखिरी हफ्ते में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचाई जा चुकी है। इस डिलीवरी के बाद ये लद्दाख में नाइट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और एलएसी पर चीन के खिलाफ किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। एलएसी पर चीन की उल्टी चाल के इस दौर में भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने 17 मिनट लंबा एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें कूटनीतिक रिश्तों से जुड़ी अच्छी बातें कही। चीन के राजदूत ने कहा है कि चीनी सेना समझौते के अनुसार तनाव कम कर रही है और भारत और चीन को एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पार्टनर होना चाहिए। दोनों के बीच संदेह का नहीं, भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। अच्छी खबर यह भी है कि WHO की टीम बीजिंग पहुंच गई है। यह टीम पता लगाएगी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और वो चीन से बाहर कैसे फैलता चला गया। WHO के 2 एक्सपर्ट अगले 2 दिन बीजिंग में बिताएंगे और वहां इस जांच की तैयारियां शुरू होंगी। इस जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में कैसे आया। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर चीन लगातार दुनिया के निशाने पर है और इसी दबाव के बीच WHO की टीम बीजिंग गई है। और आज की अच्छी खबर यह है कि भारत में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में बने इस सौर ऊर्जा प्लांट को देश को समर्पित कर दिया। इस सोलर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सोलर प्लांट्स में से एक है। इसकी वजह से 15.7 लाख टन कार्बन एमिशन कम होगा, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। इससे पैदा हुई बिजली का 76% हिस्सा मध्य प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को दिया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इस प्लांट से पैदा हुई बिजली को खरीदने की दर ₹2.97 प्रति यूनिट है, जो न्यूनतम है। बहरहाल पहली खबर और शुरुआत उसी एनकाउंटर से जिसकी चर्चा हर जगह पर है। दहशत का दूसरा नाम बन चुका था विकास दुबे, लेकिन अब वो एक बीता हुआ कल है। कानपुर के भैरू घाट पर विकास दुबे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि विकास दुबे को 4 गोलियां लगी थी। विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 डॉक्टरों ने विकास दुबे का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले विकास दुबे का एनकाउंटर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ। फिल्मी अंदाज में ही एसटीएफ की वो गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे था और फिल्मी अंदाज में ही पुलिस ने विकास दुबे को ढेर कर दिया। खास बात यह है कि उज्जैन से लेकर पोस्टमार्टम तक सबसे पहले आज तक संवाददाताओं ने एक एक खबर को अपने कैमरे में कैद किया। एनकाउंटर की यह पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। जो एसटीएफ के जवान ने फायरिंग की, जिसमें जो विकास दुबे है उसको गोली लगी। अपराध के तैयार का दादा बनने निकले विकास दुबे की कहानी यहीं खत्म होती है। यहीं खत्म होती है उसके जराइम की जागीरदारी, यहीं खत्म होती है उसकी दहशत की दुनिया, यहीं खत्म होता है उसके कुकर्मों का किस्सा। अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया।
जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे 70 mm के पर्दे पर कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म चल रही है। उज्जैन से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस से ले लिया था। सड़क के रास्ते कानपुर की ओर विकास दुबे का काफिला चल रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ के काफिले ने विकास दुबे को लेकर कानपुर शहर से करीब 47 किलोमीटर पहले 12 टोल प्लाजा को पार कर लिया था। लेकिन कानपुर शहर में गैंगस्टर की एंट्री हो पाती इससे पहले ही बहुत बड़ी खबर आ गई। शुरुआत हुई इस घटनाक्रम से जिसकी सबसे पहली रिपोर्ट आज तक ने दिखाई। नाटकीय रूप से वो गाड़ी हादसे में पलट गई जिसमें विकास दुबे सवार था। विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है। यहाँ पर ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था। ये तमाम जो ये अफसर देख पा रहे हैं एसटीएफ के, ये वो एसटीएफ थे जो उज्जैन से लेकर आ रहे थे। लेकिन ये कार हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को आए और आकर दिखाएं। हालांकि ये स्पॉट है लेकिन हमारे कैमरे पर, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है। एसटीएफ जैसे बता रही है उसके हिसाब से विकास दुबे इसी गाड़ी में बैठा हुआ था। कानपुर में एंट्री के ठीक पहले विकास दुबे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एसटीएफ की गाड़ी के सामने गाय और भैंसों का झुंड आ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी गिरने के साथ ही इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की पिस्तौल लेकर विकास दुबे भागा। घायल पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे का पीछा किया और सरेंडर करने के लिए कहा। विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को पुलिस की गोलियां लगी। बड़ा ही साहसिक मुठभेड़ यहाँ पर हुई है और जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी जिसपे 60 से अधिक मुकदमे थे, आज ये जब इसको लाया जा रहा था यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मुठभेड़ हुई है, उसके बाद ये मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में एसटीएफ के 2 और पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिरा है और इसमें जो जवान घायल हो गए थे, इसमें जो उसी समय मौके का फायदा उठा के भागने की कोशिश किया, पिस्टल भी छीन लिया था उसने और उसी समय जो है ये घटना हुई है। फिलहाल की जानकारी के अनुसार 4 जवान घायल है हमारा, उसमें हमारे सिविल पुलिस की भी है, एसटीएफ की भी है। पुलिस की माने तो विकास दुबे को गोली लगी, उसके बाद उसे कानपुर के हैलट अस्पताल ले जाया गया। ये वही की तस्वीर है। देखिए, अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आज तक की एक टीम इस हैलट अस्पताल में भी हर खबर पर नजर बनाए हुए थी। जब एसपी साहब यहाँ पर पहुंचे, जो एसपी वेस्ट है कानपुर के, उन्होंने भी सिर्फ एक चीज करने का यहाँ पहुंचे वो और आकर के उन्होंने सिर्फ एक चीज कंफर्म किया कि डेथ हो गई है। डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। विकास दुबे को हैलट अस्पताल में ब्राउड डेड बताया गया, यानी जब उसे अस्पताल लाया गया तो वो जिंदा नहीं था। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि मारा गया डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर बताया जा रहा है कि उज्जैन से कानपुर के रास्ते में विकास दुबे से गहरी पूछताछ हुई और उसने एसटीएफ को बताया कि उसे किसका संरक्षण मिला हुआ था, किसकी वजह से विकास दुबे लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने उज्जैन से कानपुर आने के बीच में एसटीएफ को तमाम वो बातें बताई हैं जो आगे केस पर रोशनी डाल सकती हैं। उसमें तमाम वो भी बातें हैं जो बताती हैं कि उसे किसका किसका संरक्षण प्राप्त था। अब बात एसटीएफ की ईमानदारी पर है कि क्या वाकई वो ढंग से जांच करती है जिससे उन लोगों को भी पकड़ा जा सके जो वाकई विकास दुबे बनने के पीछे क्या कारण थे। अब दुर्दांत अपराधी विकास दुबे बीता हुआ कल है, लेकिन अपराध का अंत कितना बुरा,
कितना विभत्स और कितना डरावना होता है, ये हर उस शख्स को समझ लेना चाहिए जो पुलिस और कानून को कुछ नहीं समझता। अरविंद ओझा, आशुतोष, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। विकास दुबे तो खत्म हो गया, मगर वो सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं जो विकास दुबे के अपराध और पुलिस की लीपापोती से जुड़े हुए हैं। हैरानी होती है ये जानकर कि जो आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हुए पकड़ लिया जाए कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला, वही आदमी पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश करे। हैरानी इस बात पर भी होती है कि पुलिस की गाड़ी पलटी तो पुलिसकर्मी घायल हुए, मगर विकास दुबे बच निकला और सिर्फ बचा ही नहीं, उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और गोलीबारी भी की। एनकाउंटर की जो थ्योरी सामने आई है उस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर के बाद विकास दुबे के छिपने छिपाने की कहानियां चली, पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर की कहानियां चली, विकास दुबे के चहेतों पर कार्रवाइयों की कहानियां चली, विकास दुबे के बीते हुए अपराधों की कहानियां चली और इन कहानियों का साया बनकर साथ साथ चले सवाल, ऐसे सवाल जिन्होंने पुलिस वालों के चेहरों को संदिग्ध बना दिया, ऐसे सवाल जिन्होंने पुलिसकर्मियों के सम्मान को अभागा बना दिया, ऐसे सवाल जिन्होंने पुलिस की शान को शर्मिंदगी के लिहाफ में लपेट दिया। 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार देने वाला 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी रह गए। पहला सवाल ये कि क्या विकास दुबे की गाड़ी बदली गई? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि कहा जा रहा था कि विकास दुबे उज्जैन से जिस गाड़ी में बैठा था वो टाटा सफारी थी, लेकिन जो गाड़ी पलटी वो टीयूवी कार थी। हालांकि कानपुर के आईजी ने कहा कि विकास दुबे की गाड़ी नहीं बदली गई। कि पहले दूसरी गाड़ी में दिखा, उसके बाद दूसरी गाड़ी में दिखा। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है, उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। बहरहाल दूसरी तस्वीर देखिए, एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर की ओर बढ़ रही थी। आज तक संवाददाता भी इस टीम के पीछे पीछे लगे हुए थे, मगर एक बैरिकेड पर एसटीएफ के काफिले के पीछे चल रहे लोगों को रोक दिया गया। उज्जैन से लेकर कानपुर तक कमोबेश इसी तरीके के हालात रहे। जहां भी मीडिया कर्मी फॉलो कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को रोका गया। लेकिन बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे को लेकर जो एसटीएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अब यहां से आगे एक एक जो पुलिसकर्मी है एक एक गाड़ियों की बाकायदा इस तरीके से तलाशी ले रहे हैं। तलाशी क्यों है, क्या तलाश रहे हैं? ये सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 भी प्रभावी है और ये डेली होती है। यहाँ बैरियर है हमारा महीने से। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहे हैं चेक। नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, जानबूझ कर रोका गया। चलिए बढ़ाइए, चेकिंग चलते रहे। जितनी देर तक इधर आज तक संवाददाता चेकिंग के नाम पर ठहरे रहे, उतनी देर में उधर खेल हो गया। अब दूसरा सवाल यह था कि काफिले के पीछे चल रहे मीडिया कर्मियों को क्यों रोका गया। इस बाबत जब कानपुर के एसएसपी से पूछा गया तो जवाब सुनिए उनका। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है, जो जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। तो ये हालात। तीसरा सवाल ये कि काफिले में विकास की गाड़ी का ही एक्सीडेंट होना क्या महज एक संयोग है? चौथा सवाल ये कि क्या विकास दुबे के हाथ में हथकड़ी नहीं लगी हुई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस कह रही है कि विकास दुबे ने इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। विकास दुबे एक ऐसा आदमी था जिसके जिंदा रहने का अर्थ पुलिस महकमे की ईमानदारी को निरर्थक कर देता है, जिसकी गवाहियां कई सफेदपोशों के चेहरों का रंग उड़ा देती, कई नामचीन हस्तियों के होश उड़ने तय थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास दुबे की मौत के बाद तमाम वो राज जो यूपी एसटीएफ जानना चाहती थी, जिससे कई सफेदपोश बेनकाब हो सकते थे, वो विकास के सीने में ही दफन हो गए।
अब यूपी एसटीएफ को अपनी जांच में दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे साफ हो सके कि इस साजिश का पूरा सूत्रधार कौन और क्यों था। पहले दिन से ही विकास दुबे के मामले में पुलिस सवालों के घेरे में रही है और विकास दुबे के मारे जाने के बाद भी ये घेरा टूटा नहीं है। यूपी पुलिस बखूबी जानती है कि मुजरिम को सजा अदालतों के अहातों में दी जाती है। पुलिस की गोलियां कभी कोई इंसाफ का तकाजा नहीं हो सकती, इसलिए ये सवाल जिंदा है और इनके जवाब पुलिस को देने होंगे। अरविंद ओझा, आशुतोष, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। यहां आपको दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। आपको बताते हैं कि एनकाउंटर के नियम कायदे क्या होते हैं। अधिकतर एनकाउंटर दो मौकों पर किए जाते हैं। पहला, जब आरोपी या अपराधी के पास खतरनाक हथियार हो और वो पुलिस पर हमला कर रहा हो। दूसरा, तब जब आरोपी या अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करे और उस दौरान पुलिस के पास गोली चलाने के सिवाय कोई भी उपाय न बचा। किसी भी अपराधी के खिलाफ खतरनाक हथियारों जैसे बंदूक या बम का प्रयोग करने से पहले पुलिस या सुरक्षा बलों की तरफ से चेतावनी देना जरूरी होता है। इस दौरान पुलिस अपराधी या आरोपी को डराने के लिए हवाई फायर का प्रयोग भी कर सकती है। इसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता है, तब पुलिस उसके ऊपर फायर कर सकती है। शुरुआत में पुलिस को कमर के नीचे गोली चलानी जरूरी होती है, लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर निकल जाए तो कमर के ऊपर भी गोली मारी जा सकती है। अब ये देखते हैं कि एनकाउंटर के बाद किस तरह की रूटीन या बड़ी जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 में पुलिस एनकाउंटर्स के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एनकाउंटर की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और जांच खत्म होने तक इसमें शामिल पुलिस वालों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य होगी। यह भी कहा गया था कि पुलिस वालों को अपराधियों के बारे में मिली सूचना को रिकॉर्ड कराना होगा और हर एनकाउंटर के बाद अपने हथियारों और गोलियों को जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की गोलीबारी वाले मामलों में घटना की जांच या तो सीआईडी करे या संबंधित थाने से इतर कोई दूसरा थाना इसकी छानबीन करे। तब चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि जांच की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट और राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाए और पुलिस मुठभेड़ के मामलों की जांच का नेतृत्व वो अधिकारी करेगा जो घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों से वरिष्ठ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सूत्रों द्वारा कथित आरोपी और उसके ठिकाने के बारे में दी गई जानकारियां लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में दर्ज की जाएंगी। यानी विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाली टीम को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत अपनी कार्रवाई को जायज साबित करना होगा। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर आज सोशल मीडिया में मीम्स का तूफान आया हुआ था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस एनकाउंटर की खुशी मनाई, कुछ ने व्यंग्य करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए। किसी ने कहा पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, किसी ने कहा इस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट बड़ी फिल्मी है, किसी ने कहा विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद नेताओं ने राहत की सांस ली है, तो किसी ने कहा कि पुलिस वालों के दिल को अब जाकर सुकून मिला है। बहुत सारे मीम्स में जन भावनाएं निकलकर सामने आई। ऐसे मौकों पर जन भावनाएं अपराधियों के खिलाफ ही होती है, लेकिन सवाल यह भी है कि विकास दुबे जैसे अपराधी समाज की कौन सी प्रयोगशाला से निकलते हैं और क्या विकास दुबे जैसे अपराधियों को इतना बड़ा बनाने के लिए राजनीति के बाहुबलियों वाली जरूरत जिम्मेदार है। विकास दुबे को उसके गुनाहों ने बेमौत मार डाला, मगर सवाल हमेशा रहेगा कि एक मामूली से छुटभइये नेता से अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम विकास दुबे कैसे बन गया। कैसे विकास दुबे न पुलिस से डरता था न उसे कानून का कोई खौफ था। ये सब समझने के लिए समझना होगा उस विकास दुबे की कहानी को, जिसने मामूली उगाही से अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, मगर राजनीति के आकाओं ने उसके अपराधों पर पर्देदारी करके उसे गैंगस्टर बना डाला। विकास दुबे करीब 25 साल तक अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ रहा। विकास दुबे की मां के बयान में उनकी छिपी हुई चिंता बहुत कुछ कहती है। टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। विकास दुबे ने पूरी व्यवस्था को कैसे बेचारा बना दिया था, वो उसकी मां के इस बयान से समझिए। टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। मतलब विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बनाने में राजनीति से जुड़े लोगों की बड़ी हिस्सेदारी रही। विकास दुबे की पैठ किस कदर थी, ये खुद विकास दुबे के एक पुराने बयान से समझिए।
पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूँ, और वहाँ के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले कनेक्ट सीखूंगा वहाँ की, तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। विकास दुबे नेताओं का दुलारा था। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। विकास दुबे के इसी सियासी कनेक्शन को लेकर एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। विकास का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। जिसने आत्मसमर्पण किया हो, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मां से भी ये कहलवा दिया गया कि हाँ ये समाजवादी पार्टी का सदस्य था। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो, पूरा का पूरा थाना उन्हें हटाना पड़ रहा हो। जो शहीद हुए हैं उनको दिखावे के लिए, जिससे कि पूरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे ना हो, इसलिए दूसरे पार्टियों का भी नाम ले लें। मेरी मांग है कि सीडीआर जारी करें, सीडीआर जनता को दिखाएं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। जो इनकाउंटर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज न खुल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का राज न खुल जाए। विकास दुबे के सर पर सियासी हाथ हमेशा रहा, इसीलिए वो अपराध करने से हिचकता नहीं था। 25 पुलिस वाले थे, 5 सब इंस्पेक्टर थे, इन सब के साथ पुलिस ने कोई भी उसका विरोध नहीं किया, वो गोली मार के और फरार। तो कितनी गोलियां मारी थी? 7 गोली मारी। सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए ना सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता, और आज जो गमले में पुलिस ने पौधा लगाया था वहां पे, वो आज बटवृक्ष न बनता। हैरानी होती है कि जिस आदमी ने दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की, जिस आदमी के नाम पर 60 संगीन जुर्म दर्ज थे, उसका नाम टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में भी नहीं था। क्यों? जवाब सुनिए। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, और उनकी जो भूमिका इस प्रकरण में रही है उसकी जांच चल रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो फिर उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। विकास दुबे को उसके किए की सजा पुलिस ने दे दी, लेकिन राजनीति से अपराध का ये गठजोड़ समाज में लगने वाला वो खून है जो समाज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही कर देता है। संतोष ओझा, हिमांशु मिश्रा, नीलांशु और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों के सफाई के लिए पुलिस को जैसी खुली छूट दी है, उस पर सवाल नए नहीं है। सच पूछा जाए तो अपराधियों के एनकाउंटर पर योगी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट रही है। एनकाउंटर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने 2017 में आज तक से एक इंटरव्यू में खुलकर बातचीत की थी। हम उस बातचीत का अंश आपको सुनाते हैं। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए।
और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले। और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। आपने कहा, और खूब ताली भी बजी यहाँ पे, कि मैं अपराधियों की आरती उतारूं क्या, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपको नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा गया कि कानून व्यवस्था जैसी भी क्यों ना हो, सरकार इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हों कथित अपराधियों। एक भी मैटर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। अब आप अपने अनुसार किसी एक पेपर की कतरन से नोटिस जारी करें तो मुझे लगता है कि उसका जवाब भी हम लोग देंगे। अभी नोटिस हमें मिली नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना मेरा दायित्व है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं इसको अपना धर्म मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। क्या आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही झूठ की इनकाउंटर किलिंग्स की हत्या भी किसी को नहीं है, स्टेज इनकाउंटर किलिंग्स की? एक भी मामले इस प्रकार के नहीं आए हैं, और एक भी नहीं आए हैं, और ना आएंगे, आएंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि खुली छूट की जो अपराधी दिखे ठोक दो, नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। देखिए, कानून का राज है। कानून के राज का मतलब जैसे मेरे लिए है वैसे हर व्यक्ति के लिए भी है। लेकिन हां, इतना जरूर है, अपराधियों ने अपनी जमानतें निरस्त कराना बंद कर शुरू कर दिया है। जो जेल के अंदर बंद हैं वो बाहर नहीं आना चाहते। हमारी ही रिपोर्ट थी, कुमार अभिषेक शायद यहीं पे कहीं पे है, वो काफी चली भी, जिसमें था कि आजकल इनको बेल पसंद नहीं, बेल नहीं, जेल पसंद है, बेल नहीं पसंद, आना नहीं चाहते। उनको डर है कि आप मरवा देंगे। मराएंगे नहीं, लेकिन वो चैन से रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे किसी को। अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति की अगर आलोचना हुई है तो उनके प्रशंसक भी कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला रहा है। अपराध कितना बड़ा मुद्दा है इसे ऐसे समझिए कि इसे लेकर यूपी में सरकारें बनी और बिगड़ी है। वैसे योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन्होंने अपराधियों के एनकाउंटर की खुली छूट दी, बल्कि उत्तर प्रदेश में उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी अपराधियों के सीधे एनकाउंटर पर मूक सहमति दी है। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर नाटकीय है, जाहिर है सवालों के घेरे में, लेकिन यूपी ऐसे मामलों से कोई पहली बार रूबरू नहीं हुआ। एनकाउंटर्स को लेकर उत्तर प्रदेश में बीते 4 दशक का इतिहास खंगालें, उससे पहले मौजूदा योगी सरकार के 3 सालों की बात करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अपराध एक बड़ी समस्या है और 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऐलान किया था कि अपराधी या तो यूपी छोड़ें या अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। हम लोगों ने उसी तर्ज पर हम लोग आगे बढ़े हैं। एक भी फेक इनकाउंटर यूपी में कोई नहीं कह सकता। आतंकवादी के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उन पाक प्रस्त आतंकवादियों को बिरयानी नहीं, गोली खिलाती है और गोली मार करके उनका काम तमाम करती है। पुलिस ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है, और उस दौरान जो कुख्यात अपराधियों से आपसी मुठभेड़ में भी काफी बड़ी मात्रा में कार्रवाई पुलिस ने किया है। 2017 में सरकार बनने के बाद योगी की पुलिस ने वांटेड अपराधियों के एनकाउंटर जिस तरीके से किए तो उसके खिलाफ मामले अदालतों तक में गए, लेकिन योगी सरकार एनकाउंटर्स को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने लगी। दिसंबर 2019 में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी सरकारी मेहमान हैं। जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखा था, आंकड़े खुद अपनी सफाई देते हैं, जंगल राज बीते महीने की बात हो गई।
अब ऐसा नहीं है। बीते 2 साल से अधिक वक्त में 5,178 पुलिस मुठभेड़ों में 103 अपराधी मारे गए और 1,859 घायल हुए हैं। 17,745 अपराधियों ने सरेंडर किया या जेल जाने के लिए खुद जमानत रद्द कराई है। अब स्टेट गेस्ट नहीं है। विकास दुबे के खिलाफ जिस ऑपरेशन को अंजाम देने 2 और 3 जुलाई की रात पुलिस गई थी, वो भी ऑपरेशन क्लीन के तहत ही था। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या करके उत्तर प्रदेश पुलिस को मानो सीधी चुनौती दे दी थी। पुलिस ने विकास को ढेर करने से पहले उसके 5 करीबियों को मारा है। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास 3 दशकों का है, जिसमें से बीते 20 साल बेहद खतरनाक है। लेकिन 20 वर्षों में वह ऐसा अपराधी रहा जो राजनीति के करीब देखा गया। शायद इसीलिए जुलाई के पहले तक उसका नाम कानपुर के टॉप 10 अपराधियों में दर्ज नहीं था। लेकिन बीते 20-22 सालों में उत्तर प्रदेश में उस जैसी फितरत रखने वाले कई अपराधियों का सफाया हुआ। उत्तर प्रदेश के जिस अपराधी का एनकाउंटर सबसे चर्चित है वो है श्री प्रकाश शुक्ला का। यूपीएसटीएफ ने 1998 में उसको मार गिराया था। श्री प्रकाश शुक्ला जब मारा गया तब उसकी दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में थी। डकैत निर्भय सिंह गुर्जर को इटावा में 2005 में ढेर किया गया था। रमेश कालिया का सफाया भी 2005 में हुआ। 30 साल से अपराध का नाम बने शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ को 2007 में मारा गया था। अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को चित्रकूट में 2008 में मारा गया। रविंद्र त्यागी नाम के अपराधी का एनकाउंटर 2009 में गाजियाबाद में किया गया। ये वो अपराधी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चूलें हिला रखी थी। भारत में उत्तर प्रदेश मशहूर है या कुख्यात है एनकाउंटर के लिए, ये तो स्पष्ट है। तमिलनाडु में वीरप्पन को मारा था, चंदन तस्कर को। उसके बाद ऐसा कोई बड़ा तस्कर नहीं हुआ जिसको एनकाउंटर मारा गया हो भारत में। लेकिन यूपी का किस्सा अलग है। यूपी में एनकाउंटर 2 प्रकार के विशेष हुए हैं। एक राजनीतिक कारणों से, दूसरा अपराध क्राइम के हिसाब से। 1980 के दशक से ही उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें आईं, कमोबेश अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की एक अलिखित नीति अपनाई गई। 1980 से 1982 के बीच जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे थे, तब उनके शासनकाल में 300 से अधिक डकैतों का एनकाउंटर हुआ। हालांकि 1982 की फूलन देवी के बेहद चर्चित बेहमई कांड के बाद वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। बेहमई कांड में फूलन देवी ने 21 ठाकुर समुदाय के लोगों की हत्या की थी। मुझको याद है जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनके किसी रिश्तेदार को, जहाँ तक मुझको याद है, बुंदेलखंड में कुछ डाकुओं ने मार दिया था। तो उन्होंने पुलिस को तब खुली छूट दी थी एनकाउंटर करने की। तो पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर हुआ था। कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब 1998 में उन्होंने पुलिस समीक्षा बैठक में एक बेहद चर्चित बयान दिया था। कल्याण सिंह ने कहा था, मैं नतीजे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप संकल्प लें कि राज्य में धमाका मचा देंगे। अगर अपराधी मुठभेड़ों में मारे जा सकते हैं तो मार दीजिए। जिस व्यक्ति ने 10 लोगों की हत्या की है, अगर उसे मारा जाता है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, और मैं आपको बचाने के लिए बैठा हूँ। कल्याण सिंह के भरोसे के बाद पुलिस ने 200 से अधिक नामी बदमाशों का एनकाउंटर किया था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती के जमाने में विपक्ष ने अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। हालांकि ये भी सच है कि दोनों के रहते उत्तर प्रदेश में कम एनकाउंटर नहीं हुए। आज तक ब्यूरो। जब किसी अपराधी की वजह से कोई वर्दी वाला शहीद होता है तो उसका परिवार इस झटके से अंदर ही अंदर टूट जाता है और उस परिवार में अपराधी के प्रति आक्रोश भी होता है। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उन पुलिस वालों के परिवारों को थोड़ी तसल्ली तो मिली है जो कानपुर में हुए शूटआउट में 1 हफ्ते पहले शहीद हुए थे। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को लगता है कि उन्हें इंसाफ मिला है।
जिस गोली के दम पर अपराध की दुनिया में विकास दुबे ने दहशत फैलाई, उसी गोली का शिकार हो गया। विकास दुबे की मौत की खबर कई परिवारों के लिए सुकून लेकर आई। शहीद पुलिस वालों के परिवार आक्रोश से भरे हुए थे। अंत में उनके सीने को ठंडक पहुंची। सिपाही जितेंद्र भी उन्हीं 8 पुलिस कर्मियों में से थे जिन्हें विकास दुबे गैंग ने 2 जुलाई की रात को मार डाला था। आज जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिंह उस दिन को याद कर रहे हैं जब उनका लाडला शहीद हो गया था और ढांढस बंधाने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे थे। तीर्थपाल बताते हैं कि उस दिन योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे और उसी दिन इन्हें यकीन हो गया था कि इंसाफ जरूर होगा। जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आर्मी के बराबर होदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है। 2 जुलाई की रात को सब इंस्पेक्टर नेबूलाल भी उस पुलिस टीम का हिस्सा थे जो विकास दुबे को पकड़ने कानपुर में उनके घर पहुंची थी। लेकिन नेबूलाल अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए थे। अब प्रयागराज में रहने वाले नेबूलाल के पिता विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहत की सांस ले रहे हैं। हाँ, विकास दुबे के बारे में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि विकास दुबे का काउंटर हो गया। ठीक कहे, सरकार जो योगी सरकार बाबू कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये पुलिस कर्मियों वाले जो सूचना देते हैं इनके लिए क्या होगा। हमारा निवेदन है ज़्यादा न कि जो गलत है उसकी सख्त कार्रवाई किया जाए जो बाटे है। कानपुर शूटआउट के शहीद पुलिस कर्मियों के घर वाले विकास दुबे के एनकाउंटर से खुश हैं। शहीद सिपाही सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला वर्मा झांसी में रहती है। जब उन तक विकास दुबे के मारे जाने की खबर पहुंची तो उन्हें तसल्ली भी हुई और गुस्सा भी आया। के एनकाउंटर से तो खुश है, पर उसके पीछे जो लोग हैं उनका पता कहाँ लग पाया। पहले पूछताछ होती, कार्रवाई होती, तभी तो पता चल। बहुत आसान मौत मिली है उसे। हम तो चाहते थे इतना गोलियों से भूने शरीर में बिल्कुल कोई जगह ना बचे। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद प्रशासन से लेकर आम लोगों तक में सब में गुस्सा था। 2 जुलाई की रात को विकास दुबे गैंग के साथ गोलीबारी में बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर के थाना प्रभारी महेश चंद्र यादव, मंदना के चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही राहुल, सिपाही बबलू और सिपाही जितेंद्र सिंह शहीद हुए थे। संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने विकास दुबे गैंग पर शिकंजा कसा, एक-एक कर उसके गुर्गों का सफाया हुआ। अपने 5 करीबियों के मारे जाने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे भी अपने गुनाहों के बोझ तले मारा गया। पिछले 7 दिनों से शहीदों के परिवार बदले की आग में जी रहे थे। अब अपराधियों की मौत से इन परिवारों को कुछ तसल्ली तो जरूर मिली है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से रंजय सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। एलएसी पर भारत और चीन के तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी हो गई है। यह सूचना अमेरिकी कंपनी बोइंग ने दी है। भारत के 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की आखिरी खेप जून के अंतिम हफ्ते में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचाई जा चुकी है। इस डिलीवरी के बाद ये लद्दाख में नाइट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और एलएसी पर चीन के खिलाफ किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। इन हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग टैंक्स कहा जाता है और अपने मल्टी रोल के लिए ये मशहूर हैं। इन पर एंटी टैंक मिसाइल तैनात हो सकती हैं और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये ऑपरेशन करने में सक्षम है। अपाचे के पहले 8 हेलीकॉप्टर्स को पिछले साल सितंबर में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था। भारत को मिले अपाचे में वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 2015 में डील हुई थी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।